आज हम शेयर बाजार के एक बड़े ही दिलचस्प ट्रेंड पर बात करने वाले हैं। देखिए, एक तरफ तो निफ्टी 50 इंडेक्स में काफी उठापटक चल रही है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो सबको हैरान करते हुए अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। तो सवाल यही है कि एक स्टॉक नई ऊंचाई पर तो पहुंच गया, पर क्या उसके फंडामेंटल्स इस बढ़त को सही ठहराते हैं? आज हम सिर्फ प्राइस चार्ट्स को नहीं देखेंगे, बल्कि इस बात की तह तक जाएंगे कि क्या कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस वाकई इस तेजी को सपोर्ट करती भी है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली केस फाइल से, और यह है टीवीएस मोटर्स, जिसने हाल के दिनों में एक जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। अब सबसे पहले इसके वैल्यूएशन को देखते हैं, और यहां एक बात साफ है, टीवीएस मोटर अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे हीरो या बजाज के मुकाबले काफी प्रीमियम पर, मतलब महंगी कीमत पर ट्रेड कर रहा है। सीधा सीधा मतलब यह है कि उसकी कमाई के हिसाब से शेयर खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये इतना महंगा क्यों है? इसका जवाब छिपा है कंपनी की दमदार ग्रोथ में। देखिए, टीवीएस मोटर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है। 90 से ज्यादा देशों में इसका बिजनेस है, और सेल्स तो देखिए, दिसंबर क्वार्टर में 33.7% बढ़ी हैं। खास तौर पर ईवी सेल्स में 40% का उछाल आया है, और थ्री व्हीलर वॉल्यूम्स तो दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। तो हर तरफ से ग्रोथ ही ग्रोथ है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है, और वो है एक बड़ा रिस्क, कर्ज। कंपनी पर उसकी कमाई के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा का कर्ज है। अब इतने ज्यादा कर्ज का असर क्या होता है? सीधा असर यह है कि कंपनी जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाती है, उसका लगभग 32% हिस्सा, यानी मतलब करीब 1/3, सिर्फ ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। अब जाहिर है, इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर जबरदस्त दबाव पड़ता है, और ये एक ऐसा फैक्टर है जिस पर आगे नजर बनाए रखनी होगी। तो टीवीएस मोटर की कहानी में एक तरफ जबरदस्त ग्रोथ है, तो दूसरी तरफ कर्ज का बोझ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी केस फाइल की तरफ, एपीएल अपोलो ट्यूब्स। इसने भी हाल ही में अपने पिछले हाई को तगड़े वॉल्यूम्स के साथ तोड़ा है, और यहां भी कहानी कुछ कुछ टीवीएस मोटर जैसी ही है। अगर वैल्यूएशन देखें तो एपीएल अपोलो भी अपने सेक्टर की दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफी ऊपर, मतलब प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इसका पी रेशियो 54.5 के आसपास है, जो सेक्टर के मीडियन से काफी ज्यादा है। तो एपीएल अपोलो करती क्या है? ये इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब बनाने वाली कंपनी है, और इसकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 64% आता है हाउसिंग सेक्टर से। इसके अलावा कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी अच्छी खासी कमाई होती है। तो फिर से वही सवाल, इतना महंगा क्यों? वजह है कंपनी का मजबूत आउटलुक। मैनेजमेंट का अनुमान है कि FY27 में लगभग 20% की वॉल्यूम ग्रोथ होगी। इसके लिए उन्होंने अगले 2 सालों में 1500 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान भी तैयार किया है। और तो और, उनका लक्ष्य ROCE को 33% से बढ़ाकर 40% से ऊपर ले जाने का है। तो प्लान्स तो काफी एम्बिशियस हैं। लेकिन एपीएल अपोलो के लिए सबसे बड़ा रिस्क एक ऐसी चीज है जो इसके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है, और वो है कच्चे माल यानी स्टील की कीमतें। देखिए, ये एक स्टील कन्वर्टर है, मतलब हॉट रोल्ड कॉयल स्टील खरीदकर उसे ट्यूब्स में बदलती है। तो अगर स्टील के दाम ऊपर नीचे होते हैं तो इसका सीधा असर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ता है। और ये कोई थियोरी नहीं है, हकीकत में ऐसा हो चुका है। FY25 के दूसरे क्वार्टर में जब स्टील के दाम गिरे थे तो कंपनी को एक बड़ा इन्वेंट्री लॉस झेलना पड़ा था। तो ये एक बहुत ही सीरियस रिस्क है जिस पे ध्यान देना ही होगा। तो ये थी एपीएल अपोलो की कहानी। अब स्टील सेक्टर से बाहर निकलते हैं और बैंकिंग की दुनिया में चलते हैं। हमारी तीसरी और आखिरी केस फाइल है एक्सिस बैंक, इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिसने जनवरी 2026 में एक मजबूत ब्रेकआउट दिखाया है। अब यहां एक मजेदार बात है, पिछली दोनों कंपनियों के उलट एक्सिस बैंक का वैल्यूएशन काफी आकर्षक लग रहा है। अगर हम इसे इसके बड़े कॉम्पिटिटर्स जैसे HDFC, ICICI या कोटक से कंपेयर करें तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो कम है। पी रेशियो भी या तो उनके बराबर है या उनसे बेहतर है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से ये काफी अच्छी स्थिति में नजर आता है। अब बैंक की कमाई कहां से आती है? तो इसकी असली ताकत है इसका रिटेल बैंकिंग डिवीजन, मतलब जो आम कस्टमर्स के साथ बैंकिंग होती है। लगभग 63% रेवेन्यू यहीं से आता है, जो इसके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अब मैनेजमेंट का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। उनका मानना है कि क्रेडिट कॉस्ट, मतलब लोन न चुका पाने की वजह से जो लागत आती है, वो अभी भले ही थोड़ी बढ़ी हुई दिख रही हो, लेकिन आगे जाकर ये नॉर्मलाइज हो जाएगी और शायद अभी के लेवल से भी नीचे सेटल हो सकती है। तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक है।
पर यहां प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर एक खींचतान चल रही है। देखिए, एक तरफ बैंक की लोन बुक साल दर साल 14% बढ़ी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, यानी हर लोन पर होने वाला फायदा, वो 29 बेसिस पॉइंट्स कम हो गया है और इसी वजह से नेट प्रॉफिट की ग्रोथ सिर्फ 4% पर आकर धीमी पड़ गई है। तो एक्सिस बैंक के लिए आगे जिन चीजों पर खास नजर रखनी होंगी वो हैं: पहला, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर लगातार बना हुआ दबाव। दूसरा, नेट इंटरेस्ट इनकम की धीमी ग्रोथ। और तीसरा, पिछली तिमाही में क्रेडिट कॉस्ट में जो बढ़ोतरी हुई है वो आगे कैसी रहती है। यही फैक्टर्स इसकी आने वाली परफॉर्मेंस तय करेंगे। तो हमने तीनों केस फाइल्स को देख लिया, टीवीएस मोटर, एपीएल अपोलो और एक्सिस बैंक। तो इन सब के बाद हमारा फाइनल फैसला क्या है? देखिए, बात बस इतनी सी है कि किसी स्टॉक का टेक्निकल ब्रेकआउट कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। हर कंपनी के पास इस ब्रेकआउट को सही ठहराने के लिए मजबूत वजह हैं। जैसे टीवीएस मोटर के पास दमदार सेल्स और ईवी ग्रोथ हैं, तो एबीएल अपोलो के पास मार्केट में दबदबा और वॉल्यूम ग्रोथ है। लेकिन सिक्के पर दूसरा पहलू भी है। हर किसी के साथ एक बड़ा रिस्क भी जुड़ा है, चाहे वो टीवीएस का कर्ज हो, एपीएल अपोलो के लिए स्टील की कीमतें या एक्सिस बैंक के लिए मार्जिन का प्रेशर। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। असली कहानी सिर्फ प्राइस चार्ट में नहीं होती। असली कहानी होती है कंपनी की फंडामेंटल ताकत और उसके फंडामेंटल रिस्क के बीच के बैलेंस में। तो सवाल यही है कि जब अगला ब्रेकआउट स्टॉक सामने आएगा तो प्राइस चार्ट के अलावा और किन चीजों पर नजर रखी जाएगी।